नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, आज हम लोग जेईई सीबीटी 2 जिसका एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में 22 अप्रैल को हुआ था, तो इन्वायरमेंट के जितने भी सवाल आए थे, एक शिफ्ट में 10 क्वेश्चन आए थे, तो 2 शिफ्ट में पूरा 20 क्वेश्चन हम लोग इन्वायरमेंट का देखेंगे। अब ये किस लिए इम्पोर्टेंट है दोस्त? एएलपी का एग्ज़ाम होने वाला है। एएलपी का जो 2 तारीख और 6 तारीख 2 मई और 6 मई को एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ताकि हम लोग देख पाएँ इस वीडियो के माध्यम से कि किस लेवल का सवाल आ रहा है, और इसी टाइप का सवाल आपको एएलपी में देखने को मिलेंगे। और आपको मालूम होगा कि जेईई सीबीटी 2 का एग्जाम रद्द हो चुका है, तो जो आने वाले एग्जाम होगा, सेकंड शिफ्ट का रद्द हुआ है, तो उसमें भी ये आपको लेवल मालूम चल जाएगा कि क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग एएलपी सीबीटी 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से आने हैं। ठीक है, हम लोग उसके लिए खास करके ये वीडियो बना रहे हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था जेईई के कि परावैंगनिक विकिरणों की सबसे अधिक शक्तिशाली तरंग कौन सी है। मतलब परावैंगनिक विकिरणों की सबसे अधिक शक्तिशाली तरंग कौन सी है। देखिए दोस्त, काफी गहरा क्वेश्चन पूछा है कि सबसे यूवी रे भी है ना, यूवी रे में सबसे शक्तिशाली कौन है। तो देखिए, और एक और इसमें लाइन जुड़ा हुआ है, मेन लाइन तो ये है, परावैंगनिक विकिरणों की सबसे अधिक शक्तिशाली तरंग दैर्घ्य इसे कहते हैं यूवी रे सी, लेकिन जो डीएनए को क्षति पहुंचाती है, अगर ये लाइन जोड़ दिया तो इसका आंसर यूवी रे बी हो जाएगा। हालांकि यूवी रे बी से यूवी रे सी अधिक शक्तिशाली है, लेकिन डीएनए को क्षति अधिक पहुंचाती है अल्ट्रावायलेट बी। ठीक है, इसका आंसर होगा अल्ट्रावायलेट बी किरण, या इसका आंसर डी होगा। ये गलत है, यहाँ यूवी रे बी होगा, क्योंकि डीएनए की बात है, डीएनए को क्षति पहुंचाता है, तो यूवी रे बी होगा। ठीक है, अगर ऐसा कहता सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, तो यूवी रे सी, लेकिन डीएनए को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे शक्तिशाली कौन है, तो यूवी रे बी। दोस्त, मैं बता दूं कि इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफी डीप पूछा हुआ है। ठीक है, आपको आगे देखने को मिलेगा। देखिए, यूवी रे सी सबसे अधिक ऊर्जावान तरंग दैर्घ्य वाला यूवी रे है। ठीक है, अब यहां देखिए, यूवी रे डीएनए को वास्तविक रूप से नुकसान पहुंचाने वाली किरण है, इसलिए रेलवे ने इसका अल्ट्रावायलेट बी, यहां से मिस्टेक से टाइप हो गया है यूवी रे सी। ठीक है, इसका आंसर यूवी रे बी होना चाहिए, रेलवे दिया हुआ है। ठीक है, डीएनए का। आगे देखिए, थोड़ा परावैंगनिक किरण के बारे में जान लेते हैं। परावैंगनिक विकिरण सूर्य से आने वाली एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो मानव आंखों को दिखाई नहीं देती है। यह विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के आधार पर मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटी गई है। देखिए दोस्त, अगर इससे क्वेश्चन आया हुआ है जेईई में, और जेईई में इन्वायरमेंट है, तो मेरे दोस्त इससे जुड़ा क्वेश्चन आपको आएगा, इसलिए हम लोग इसका क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। देखिए, यूवी रे ए 315 से 400 नैनोमीटर तक इसका तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है, क्योंकि तरंग दैर्घ्य मात्रा क्या होता है, नैनोमीटर। ठीक है, यूवी रे बी का तरंग दैर्घ्य होगा 280 से 315 नैनोमीटर, और यूवी रे सी का होगा 100 से 280 नैनोमीटर। दोस्त, सबसे जिसका तरंग दैर्घ्य जितना कम होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य नैनोमीटर में जितना कम होगा, उससे उतना ही शक्तिशाली मानेंगे। देखिए, इससे और इसमें सबसे कम इसका है ना तरंग दैर्घ्य, तो ये सबसे शक्तिशाली है, लेकिन डीएनए को नुकसान पहुंचाने वाली यूवी रे बी। ठीक है, चलिए, और यहां देखिए, यूवी रे से डीएनए की क्षति देखते हैं। डीएनए परावैंगनिक विकिरण को अवशोषित करता है। जो डीएनए होता है, ये परावैंगनिक विकिरण को अवशोषित करता है, विशेष रूप से लगभग 260 नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य पर सबसे अधिक अवशोषण करता है। ठीक है, जब डीएनए इस विकिरण को अवशोषित करता है, तो इसके अणुओं में पाइरिमिडीन डाइमर बनते हैं। ये ध्यान रखना, ये लाइन को ऑब्जेक्ट के लिए बनेगा, क्योंकि डीप क्वेश्चन पूछ रहा है एनवायरमेंट से। ठीक है, जो डीएनए की संरचना को नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्त, अभी मैं आपको बता दूं, खाद्य श्रृंखला से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। खाद्य श्रृंखला से आपका जेईई में क्वेश्चन एक भी नहीं था। 20 क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन में
वास्तव में 18 ही क्वेश्चन है कि फर्स्ट शिफ्ट में 10 क्वेश्चन थे और सेकंड शिफ्ट में 8 क्वेश्चन, कुछ रिपीट भी क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें खाद्य श्रृंखला से क्वेश्चन एक भी नहीं है। एडेनिन डाइमर बनाते हैं जो डीएनए की संरचना को नुकसान पहुंचाता है और उत्परिवर्तन का कारण बनता है। दोस्त, अगर डीएनए नुकसान होगा तो जो आने वाले जीव जंतु हैं उनके डीएनए में अगर कुछ समस्या आएगी तो आपको म्यूटेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, उनके जो बच्चे पैदा होंगे, ठीक है। तरंगदैर्घ्य जितनी छोटी होती है उसकी ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है। मैं वो उपकार आपको समझा चुका हूं, क्योंकि ऊर्जा तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए अब देखते हैं बाकी। देखिए, हालांकि देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में के मतलब क्वेश्चन आया था चिपको आंदोलन कहां हुआ, कहां के लोग शामिल होते हैं। क्वेश्चन आया था चिपको आंदोलन में कहां के लोग शामिल हुए थे। तो आपको मालूम है उत्तराखंड के गढ़वाल जिला जो हिमालय से सटा हुआ है, वहां पर सबसे पहले चिपको आंदोलन शुरू हुआ था और उसमें दो मुख्य नेता, खास दो मुख्य नेता थे। कौन कौन थे? एक तो थे आपका चंडीलाल भट्ट, चंडी भट्ट थे। आगे देखते हैं, यहां लिखा हुआ होगा चिपको आंदोलन 1973 में आपका हुआ था। देखिए, स्थान उत्तराखंड, तत्काल उत्तर प्रदेश, मतलब जब उस समय उत्तर प्रदेश में था जब ये घटना हुई थी। 1972 से 73 में घटना हुई थी ये, ठीक है। उस समय ये उत्तर प्रदेश में ही था, अब जाकर के उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। और चमोली जिले में एक गढ़वाल नाम का गांव था, ठीक है। मुख्य नेता कौन कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी, तीन इसके प्रमुख नेता थे, ठीक है। अन्य ग्रामीण महिलाएं भी शामिल थी और ये पेड़ से चिपक करके पेड़ों की रक्षा किए थे, अपने पर्यावरण की रक्षा की। आपको मालूम ही होगा अभी मणिपुर में जंगल कटाई का इशू चल रहा है। मुख्य उद्देश्य जंगलों की कटाई को रोकना और पर्यावरण की रक्षा करना था। बस ये आप जानते होंगे, चिपको का मतलब चिपकना होता है, बता दिए हम। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं थोड़ा बहुत नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखिए दोस्त, अगर आपका पर्यावरण से संबंधित आंदोलन से क्वेश्चन आया हुआ है तो उससे जितने भी हाईलाइटेड आंदोलन हैं उसको देख लेते हैं। तो दोस्त, नर्मदा बचाओ आंदोलन ये हुआ था 1985 में, ठीक है। कब हुआ था? 1985 में। और इसके नेता थे मेधा पाटेकर और बाबा आमटे। इसके नेता कौन थे? मेधा पाटेकर और बाबा आमटे थे। उद्देश्य क्या था इसका? तो नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे बड़े बड़े बांधों, सरदार सरोवर बांध, उसी के विरोध में हुआ था। जो क्षेत्र थे ना वहां के जितने भी वन है उनकी कटाई हो रही थी, ठीक है। लोगों के घर तोड़े जा रहे थे वहां से, क्योंकि मान लीजिए कि एक बांध बन रहा है तो बांध बनने से जो अगल बगल सारे वन काटे जा रहे थे, ठीक है, और गांव के लोग विस्थापित हो रहे थे। तो उसके विरोध में मेघा पाटेकर और बाबा आमटे के नेतृत्व में आपका ये नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसका उद्देश्य आप देख लिए। अब देखते हैं इसका प्रमुख नारा क्या था। तो नर्मदा बचाओ जीवन बचाओ। नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख नारा था नर्मदा बचाओ और जीवन बचाओ। दोस्त, ये सारे टॉपिक हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इससे क्वेश्चन आया वो तो इसके जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर आएगा। अब देखते हैं अपिक्को आंदोलन। देखिए तो चिपको आंदोलन के तर्ज पर ही कर्नाटक में अपिक्को आंदोलन हुआ था 1983 में। कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट में आंदोलन हुआ था और ये भी वन बचाओ के कारण हुआ था। और इसके नेता कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। आप देखते हैं साइलेंट वैली आंदोलन, आपको नाम से क्लियर होगा कि ये केरल के पलक्कड़ जिले में साइलेंट वैली आंदोलन हुआ था, ठीक है। उद्देश्य क्या था इसका? तो घने वर्षा वन में जल विद्युत परियोजना के तहत जंगलों की कटाई, माने जल विद्युत परियोजना के लिए जंगलों की कटाई करना, इसके रोक के लिए आपका साइलेंट वैली आंदोलन हुआ था। अच्छा, परिणाम क्या निकला? तो 1980 में सरकार ने साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया और वहां पे कोई भी वन की कटाई से रोक लगा दी। अब आते हैं खेजड़ी या बिश्नोई आंदोलन, काफी इंपॉर्टेंट है। खेजड़ीली या बिश्नोई आंदोलन आरंभ 1730 में होता, काफी पुराना। ये कहा जाता है ना कि वनों की रक्षा का सबसे पुराना आंदोलन यही है, बिश्नोई आंदोलन, ठीक है। खेजड़ीली आंदोलन या बिश्नोई आंदोलन 1730 में आरंभ हुआ था, सबसे पुराना आंदोलन है। और यह देखते हैं
यह आंदोलन राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में हुआ था और इसके नेता कौन थे? अमृता देवी बिश्नोई। कौन थी? अमृता देवी बिश्नोई। इसी कारण से इस आंदोलन का नाम क्या पड़ गया? बिश्नोई आंदोलन। और खेजड़ली गांव में हुआ था, इसलिए खेजड़ली आंदोलन। खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए बिश्नोई समाज ने 363 लोगों ने अपनी जान की आहुति दे दी। आप मालूम हो बिश्नोई के बारे में तो आप अच्छा खासा जान रहे होंगे। अभी काला हिरन, अभी सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई, आप मालूम ही होगा। खैर आपको ये सब घटना मालूम होगा, ठीक है। तो बिश्नोई समाज जो पर्यावरण की रक्षा के लिए काफी ज्यादा एक्टिव रहता है, तो बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने अपनी जान की आहुति लगा दी थी। महत्व क्या? यह दुनिया का पहला ज्ञात पर्यावरण संरक्षण बलिदान आंदोलन के रूप में उभरा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण एवं सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्त 1984 में जब आपका त्रासदी हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, उससे क्या हुआ था कि पूरा वातावरण खराब हो चुका था। तो पर्यावरण की गुणवत्ता में संरक्षण एवं सुधार के लिए 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तो इसका आंसर होगा 1986। यहां देखिए ऑप्शन डी पे होगा 1986। यह टाइपिंग मिस्टेक है, 1986 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी पे आपका 1986 ऑप्शन था, यहाँ पे टाइप मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। आपको ये जो पीडीएफ है आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, और जो इसका ओरिजिनल पीडीएफ है वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, ताकि मालूम चल जाए कि सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक हैं, ठीक है। आंसर क्या आ चुका है आप मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, मिला लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इसका आंसर 1986 होगा, ठीक है। यहाँ पे एरर मिस्टेक है बोले हैं आपसे। भारत के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रमुख अधिनियम। अब दोस्त देखिए भारत में बहुत सारे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाए गए, अब उसको सारे को एक एक करके जान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इससे जुड़ा क्वेश्चन एएलपी CV2 में आ सकता है, और हम लोग उसी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1927 में हुआ था। किस लिए हुआ था? तो वनों के संरक्षण, प्रबंधन एवं उसके उत्पादों के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ दूसरा था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। तो भोपाल त्रासदी 1984 में हुआ था, ठीक है, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का स्रावन हुआ था, जिससे पूरा वातावरण खराब हो चुका था। तो उसी के संरक्षण के लिए, हमारे पूरे पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया। ये देखिए पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार तथा प्रदूषण को रोकने के लिए एवं व्यापार शक्तियां प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट, इसे पर्यावरण का संविधान कहते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पर्यावरण का संविधान कहते हैं, इसमें सारे नियम लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जल प्रदूषण निवारण। प्रश्न नहीं दोस्त, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, ठीक है। जल प्रदूषण के लिए निवारण के लिए एक अधिनियम आया था, कब? 1974 में हुआ था, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 1986 और जल संरक्षण के लिए 1974। वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम। दोस्त देखिए पर्यावरण संरक्षण 1986 ऊपर देखें हम लोग, और आपका जल संरक्षण 1974 और वायु संरक्षण अधिनियम ये 1981 में हुआ था, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण पूछ चुका है, वायु संरक्षण और जल संरक्षण आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए वन जीव संरक्षण अधिनियम, देखिए ये क्या था, ये देखिए एक बार, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपको कहेगा तो 1986, ठीक है, लेकिन वन जीव संरक्षण अधिनियम कहेगा तो 1972। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यही इसी में आदमी कंफ्यूज होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मृदा में गैर लक्षित जीवों के लिए विषाक्त नहीं है? मतलब देखिए दोस्त, मृदा में जो भी जीव पाए जाते हैं उनके लिए विषाक्त का कारण कौन नहीं बनता है? तो इसका आंसर होगा जैविक उर्वरक, जो हम लोग
खेत में डालते हैं जैविक उर्वरक, उससे जो गैर लक्षित जीव हैं, माने मान लीजिए कि हम डालते हैं खेत में उर्वरक जिससे कीट मर जाए, ठीक है, तो ये उर्वरक जो कीट के लिए है, ये कीट ही मरता है, जो गैर जीव है, गैर लक्षित जीव है, वो नहीं मरता है, ठीक है। बहुत जीव प्रभावित होते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग मच्छर बत्ती घर में जलाते हैं तो मच्छर जलाते हैं, लेकिन मच्छर के साथ साथ जितने कीट पतंग होते हैं वो एकदम वहां बेहोश हो जाते हैं। जब उसका असर खत्म होता है तो वो कीट पतंग फिर ठीक हो जाते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे मक्खी उखी। चलिए, इसका आंसर हम लोग देख लिए। अब जैविक उर्वरक क्या होता है? तो जैविक उर्वरक प्राकृतिक पदार्थों से बने होते हैं, जैसे गोबर खाद, हरी खाद, ठीक है। ये मृदा में पोषक तत्व को बढ़ाते हैं और गैर लक्षित जीवों जैसे मिट्टी के कीड़े, उपयोगी बैक्टीरिया के लिए हानिकारक नहीं होते। प्रश्न आपका आया था, निम्नलिखित में से कौन सा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के संग्रहण का स्रोत नहीं है? मतलब नगरपालिका में जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, बेकार पदार्थ होते हैं, उसके संग्रहण का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, घर से निकलना कचरा। भाई घर से निकलना कचरा प्लास्टिक में क्या डालोगे आप? प्लास्टिक में वो सब्जी उब्जी का छिलका डालोगे तो ठोस अपशिष्ट है। अस्पतालों से निकलने वाला अपशिष्ट, वो भी ठोस अपशिष्ट है। लेकिन रेडियो सक्रिय, तो रेडियो सक्रिय विकिरण है ना, ये ठोस अपशिष्ट नहीं है, ये गैस के रूप में कंसिडर किया जाएगा। तो ये नगर पालिका में भी स्टोर नहीं होता है, तो रेडियो सक्रिय जो है ठोस अपशिष्ट नहीं है। स्कूल से निकलना कचरा, ये भी ठोस अपशिष्ट है। इसका आंसर होगा सी, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जो आप दिमाग से मारेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्त आपको ग्रीन हाउस गैस से क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए दोस्त, आपको सारे ग्रीन हाउस गैस याद होने चाहिए, जो आपको नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो है भाई। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी है। कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं है, CCl4 नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी में देखते हैं क्या है, मीथेन। मीथेन भी है, क्योंकि भाई कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस है मीथेन। तो मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है और CO2 भी है, लेकिन इसका आंसर कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं है। इसका आंसर बी होगा, ठीक है। अब इसका थोड़ा हम जान लेते हैं ग्रीन हाउस गैस के बारे में। देखिए आंसर ये होगा, ग्रीन हाउस गैसें वे गैस हैं जो पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को वायुमंडल में रोककर पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में मदद करती है। यह प्रक्रिया ग्रीन हाउस, देखिए दोस्त, ये पृथ्वी हो गया, तो ग्रीन हाउस गैस का परत यहां बनता है। जो सूर्य की प्रकाश आता है, ये अंदर तो आता है लेकिन फिर लौट के पूरा सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, और जितना प्रकाश ये लोग रोक पाते हैं उससे हमारे पृथ्वी पर गर्मी महसूस होती है। तो देखिए दोस्त, हमारे अगर ये प्रकाश पूरा आएगा, लौट के चला जाएगा, तब तो भाई पृथ्वी पर पूरा ठंडा हो जाएगा, फिर गर्मी यहाँ पे रहेगी ही नहीं। तो ग्रीन हाउस गैस भी हम लोग के लिए आवश्यकता है, लेकिन ज्यादा अगर हो जाएगा तो बहुत ऊष्मा का कारण बनेगा, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस को नियंत्रित करने का उपाय क्या क्या है? तो देखिए दोस्त, ग्रीन हाउस गैस कैसे नियंत्रित होगा? अगर आप ज्यादा पेड़ पौधा लगाइएगा तभी आप ग्रीन हाउस गैस को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, वनों की कटाई को रोकना और वृक्षारोपण बढ़ाना, नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग करना, ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग करना, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, ठीक है। औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण लगाना, इससे हम ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल में कर सकते हैं। देखिए दोस्त, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, 1968 में किस देश ने पर्यावरण के साथ मानव परस्पर क्रिया पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव किया? देखिए दोस्त, मालूम ही होगा कि स्वीडन में पर्यावरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम में 1972 में हुआ था, मालूम था आपको ना। तो 1959 में स्वीडन देश ने पर्यावरण की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन करने के लिए अपने देश में एक विचार प्रस्तावित किया। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि 1959 में किस देश ने पर्यावरण की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित करने का विचार प्रस्तावित किया? तो इसका आंसर होगा स्वीडन। और आगे चलकर 1972 में पर्यावरण की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में
बुलाया गया। इसका आंसर होगा सी। इस प्रस्ताव के बाद 1972 में स्टॉकहोम जिस स्वीडन में है, पहला संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ। यह ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन का कब हुआ? 1972 में हुआ। किस देश में हुआ? स्वीडन में। कहाँ हुआ? स्टॉकहोम में। क्योंकि क्वेश्चन 1968 से पूछ चुका है तो 72 से भी पूछ सकता है। अगर पर्यावरण से क्वेश्चन पूछा हुआ थोड़ा देख लेते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, क्योंकि ये भी पर्यावरण संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका हुआ था 1997 में। कब हुआ था? 1997 में। उद्देश्य क्या था? तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, जो ग्रीन हाउस गैस के कारण जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन हो रहा था, जो गर्मी बढ़ रही थी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही थी, तो ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रण के लिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में होता है। ठीक है, और ये क्योटो जगह का नाम है जिस जगह हुआ था ये सम्मेलन, क्योटो में। क्योटो कहाँ है? जापान में। इस कारण से इस प्रोटोकॉल का नाम क्या पड़ा? क्योटो प्रोटोकॉल। महत्व, विकसित देशों पर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने की कानूनी बाध्यता। इसी में अमेरिका कहा था कि हाँ, हम ग्रीन हाउस गैस को कम करेंगे, जबकि आज जो है खास करके जो ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन। देखिए दोस्त, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन हुआ था 2002 में। ठीक है, उद्देश्य क्या था? तो सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं पर पुनः पुष्टि करना। ठीक है दोस्त, ये जोहान्सबर्ग कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। अगला पेरिस जलवायु समझौता। देखिए दोस्त, जितने भी समझौता है उससे हम लोग डील कर लेते हैं, क्योंकि इससे जुड़ा क्वेश्चन आ सकता है। आया हुआ है जे में, तो हो सकता है CV2 में आए और आएगा ही। देखिए, आप देखिएगा आएगा ही आएगा, और इस मेरे वीडियो से क्वेश्चन लड़ेगा, आप खुद देख लीजिएगा। पेरिस जलवायु समझौता 2015। उद्देश्य क्या था? वैश्विक तापमान के वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करने के लिए प्रेरित करना। जो वैश्विक तापमान हो रहा था, जो विश्व में तापमान बढ़ रहा था, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही थी, उसमें 2 डिग्री तापमान तक कम करने का उद्देश्य रखा गया पेरिस जलवायु समझौता 2015 में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है, अगला है मंगलोर प्रोटोकॉल, 1985 में हुआ था। मैंगलोर प्रोटोकॉल 1985 में हुआ था। उद्देश्य क्या था? तो ओजोन परत की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत करना। ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल आप लोग जानते ही हैं, नागोया जापान में है। तो नागोया प्रोटोकॉल 2010 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था जैविक विविधता के संरक्षण और उसके उपयोग से होने वाली लाभों के समान वितरण को सुनिश्चित करना। महत्व, ये जैविक संसाधनों के उपयोग पर नियंत्रण एवं लाभ साझा करने का एक कानूनी ढांचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि भूमंडलीय उष्मन ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ गया पृथ्वी का तापमान। क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि भूमंडलीय उष्मन माने ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान कितना बढ़ा है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ था। ठीक है दोस्त, थोड़ा टाइपिंग एरर है। देखिए दोस्त, ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन आपके 18 क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग से हैं। तो आप समझ सकते हैं, आप LPCV2 में ग्लोबल वार्मिंग का क्वेश्चन अच्छे से करके जाइएगा। इसका रेलवे आंसर मान रहा है 0.6 डिग्री बढ़ा हुआ है। देखिए दोस्त, समय के अनुसार ये 2000 तक 0 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का तापमान बढ़ा हुआ था, और 2012 आते आते इसका तापमान 0.85 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो दोस्त, इस ऑप्शन में ध्यान से देखिए, 0.6 भी है, 0.8 भी है, लेकिन वास्तविकता में ये रेलवे क्लियर नहीं किया हुआ है कि ये किस समय का तापमान पूछ रहा है, किस समय पृथ्वी का तापमान बढ़ा हुआ था, ये पूछ रहा है, ये क्लियर नहीं किया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि 2000 ईस्वी तक 0.6 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ा हुआ था, और 2012 आते आते 12 साल में ये 0.85 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हमारे अनुसार तो इसका आंसर डी होना चाहिए, लेकिन रेलवे ने इसका आंसर ए दिया हुआ है। ठीक है, वही बात यहां लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। मैं आपको PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ये सब
ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि जलीय परितंत्र में जैव आवर्धन की घटना का सर्वोत्तम अध्ययन हम किन मामलों में कर सकते हैं? तो दोस्त इसका आंसर होगा डीडीटी। डीडीटी के मामलों में हम लोग जैव पारितंत्र में जैव आवर्धन का अध्ययन कर सकते हैं। कैसे? देखिए, डीडीटी जब छिड़काव होगा तो छोटे कीट पतंगे छोटे मछलियां खाएंगी, छोटे मछलियां को बड़ी मछलियां खाएंगी और बड़ी मछलियां को हम लोग शायद खाएंगे। देखिए दोस्त, इस डीडीटी का देखिए इसका इससे इसमें गया, इससे इसमें गया, बड़ी मछली में गया, बड़ी मछली से हम में गया। तो दोस्त ये डीडीटी जो है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, मतलब जो रसायन है, रसायन का छोटे से बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े जीवों में जाना ही जैव आवर्धन कहलाता है। तो हम लोग जैव आवर्धन घटना डीडीटी में काफी अच्छे से समझ सकते हैं। वही बात मैं यहां लिखा हुआ हूं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नाभिकीय अपशिष्टों से उत्सर्जित विकिरण उच्च दर पर उत्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं। दोस्त नाभिकीय अपशिष्टों से उत्सर्जित जो विकिरण है उसका उच्च दर पर उत्पन्न करने से क्या होता है? तो दोस्त इसका आंसर होगा उत्परिवर्तन होता है, ठीक है। अगर नाभिकीय अपशिष्ट होंगे तो वो हमारे डीएनए को प्रभावित करेंगे और डीएनए को प्रभावित करेंगे तो उत्परिवर्तन की घटना होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टिक के परिवर्तित एवं पुनः चक्रित रूप से प्राप्त महीन पाउडर को कहा जाता है। दोस्त प्लास्टिक के जो हम लोग परिवर्तित रूप और पुनः जो चक्रित रूप है जिसे हम पाउडर के रूप में उपयोग करते हैं उसे कहते हैं पॉलीब्लेड। क्या कहते हैं? पॉलीब्लेड। और इसका हम इस्तेमाल रोड बनाने में भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा चिमनियों का स्रोत नहीं है? दोस्त चिमनी का स्रोत नहीं है, माने किसके लिए चिमनी नहीं लगाई जाती है? अच्छा, उद्योग के लिए चिमनी है, एकदम है। ताप विभूषण के लिए है। प्रगालन आप अगर CB2 के LP एग्जाम देने वाले हैं तो आप फ्लक्स पढ़े होंगे, फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स को ही कहते हैं प्रगालन। तो फ्लक्स में भी चिमनी का उपयोग होता है, लेकिन नदियों में चिमनी का उपयोग कहां से होता है? इसका आंसर ए होगा। है निम्नलिखित में से क्या मृदा में गैर लक्षित जीवों के लिए विषाक्त है? आपको मालूम होगा कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में रिपीट हुआ है। तो दोस्त देखिए रिपीट क्वेश्चन आ चुका है, जैव उर्वरक, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका CB2 में रिपीट हुआ था, वही रिपीट क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है, घरेलू वाहित मल में जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के अपघटन में सहायता करने वाले प्राथमिक कर्मक क्या है? तो इसका आंसर होगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो जितने भी खराब मल होते हैं उनको ये अपशिष्ट करता है, ठीक है। घरेलू वाहित जो मल होते हैं, गंदा नाली का पानी, उसमें बैक्टीरिया रहते हैं और उसका अवशोषण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन हाउस में उपयोग किए जाने वाले ग्लास पैनल रखने के लिए जाना जाता है, ये किसको धारण करता है? ये किसको धारण करता है? दोस्त आपको मालूम होगा कि ये पृथ्वी हो गया और ये जो ग्रीन हाउस की परत होती है ये ग्लास पैनल होता है जो उष्मा को जाने, इसमें उष्मा तो आ सकता है लेकिन उष्मा जा नहीं सकता, माने सूर्य की जो किरण आ सकती है जा नहीं सकती, इस कारण से यहाँ गर्मी होती है। ग्रीन हाउस के उपयोग में होने वाला ग्लास पैनल का उपयोग करते हैं उष्मा के लिए। क्यों करते हैं? उष्मा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य रूप से उपयोग कहां होता है? तो दोस्त देखिए, प्रशीतक जिसे कहते हैं रेफ्रिजरेटर, प्रशीतक में आपका रेफ्रिजरेटर में आपका CFC का उपयोग होता है। इसका आंसर होगा ए, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, रेडियोधर्मी समस्थानिकों के उपयोग से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। रेडियोधर्मी समस्थानिकों से उत्पन्न ऊर्जा क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो दोस्त इस तरह आपका
18 क्वेश्चन थे जो रिपीट भी थे, उसमें मैं उसको नहीं लिया हूं। तो ये क्वेश्चन एलपी सीबीटी 2 के लिए बहुत फायदेमंद है। और आपको बता दूं कि इसमें खाद्य श्रृंखला से क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एलपी सीबीटी 2 में खाद्य श्रृंखला से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नहीं पूछ सकता है, क्योंकि भाई इन्वायरमेंट का चैप्टर में वो है। इन्वायरमेंट में जो जो टॉपिक है आपको पढ़ के जाना है, खास करके रेडियो। देखिए भूतापन से क्वेश्चन ज्यादा पूछा हुआ है, ठीक है। भूतापन का मतलब है उष्मीय तापन, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन ज्यादा पूछा हुआ है। आप ग्लोबल वार्मिंग को अच्छे से कर दीजिएगा, एकदम 5 में से 1 से 2 क्वेश्चन आपको ग्लोबल वार्मिंग के मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जेईई में जितने भी 10 सवाल एक शिफ्ट में थे आपका कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर के सवाल आपको लेकर के आ रहे हैं दोस्त। कंप्यूटर में भी डीप क्वेश्चन पूछा हुआ है, खास करके एमएस वर्ड से पूछा हुआ है, पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको 20 क्वेश्चन का एक और वीडियो लाने वाला हूं जो जेईई सीबीटी 2 में पूछा हुआ है कंप्यूटर का, जो हमारे एग्जाम में एलपी में डायरेक्ट देखने मिल सकता है, उससे जुड़ा क्वेश्चन मिल सकता है। धन्यवाद। अगर वीडियो पर मेरे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।